हेलो, कैसे हो? ओटागोवेस प्रेजेंटिंग अकाने बनासी, जुनून की एक ऐसी अनोखी कहानी जिसमें सब कुछ है। प्यार, नफरत, धोखा, चालबाजी और भी कई अनेक तरह की भावनाएं जिन्हें समेटा गया है किसी कथावाचक के हाथों, यानी कि रोंगोकू। इंसान एक ऐसे कथावाचक में बदलता है जो कई किरदारों के द्वारा एक कहानी सुना सकता है। एक इंसान जिसका बोलने का तरीका कई किरदारों को अपनी कहानियों में मिलाना और उन सभी की भावनाओं को अपनी कहानी में दर्शाने वाले किरदार को सुचीन का दर्जा मिलता है। ये कहानी है अकाने नाम की एक लड़की की जिसे अपने पापा को छिपकर देखना सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन इस छोटी बच्ची की कहानी में कुछ ज्यादा वक्त बचा है, इसलिए चलिए हम इसके पापा के बारे में बातें करते हैं। टोया, जो कि राकुगो की दुनिया में अराता सेंटा के नाम से जाना जाता है। कैफे में जब वो अपनी कथावाचकता सुना रहा था तो उसे बुलाने वाली दादी का कहना था, तुम काफी ज्यादा ढीले पड़ चुके हो। जिसे सुनकर टोया को अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन वो बता रही थी, मैं समझ सकती हूँ तुम अभी के प्रमोशनल एग्जाम को लेकर थोड़े परेशान हो, पर फिर भी थोड़ा जोश तो दिखाओ। खैर, वो उसे अपने काम के पैसे देने के साथ ही कह रही थी, तुम एग्जाम में ढीले मत पड़ जाना। टोया के यहाँ से जाते ही उसके कर्मचारी कह रहे थे, आप इसके जितनी तारीफ करते हो हमें ये इतना कुछ खास तो नहीं लग रहा। डैडी का कहना था, मैं मान सकती हूँ इसकी आज की परफॉर्मेंस थोड़ी बेकार थी, लेकिन मेरा यकीन करो मैंने इसे लुभा दे ऐसी कथावाचकता करते देखा था। बाहर टोया अपने पैसे गिन रहा था, उसके तुरंत ही बाद उसे अपनी बेटी की स्कूल की तरफ से बुलावा आता है। स्कूल में अकाने ने किसी लड़के से लड़ाई झगड़ा मोल लिया था और उसके झूठे रोने धोने के कारण उसकी माँ काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। होमरूम टीचर के सहन करने के बावजूद भी वो अकाने की कहानी ही नहीं सुन रही थी, इसलिए वो उसके सामने ही कथावाचकता करने बैठ जाती है। जब अकाने नाम की बच्ची उस इंसान जिसका वो सबसे ज्यादा सम्मान करती है उसके बारे में खट पढ़ने जा रही थी, साथ में बीच में बेइज्जती करता हुआ एक लड़का। मैं अकाने रे को अपने पापा का सबसे ज्यादा सम्मान करती हूँ, जहाँ पर वो एक कथावाचक है, यानी कि रेंगो, और वो काफी ज्यादा मजेदार कहानियां सुनाते हैं। तुम्हें कुछ पता भी है तुम्हारे पापा नल्ले पड़े हुए हैं? नल्ले? हाँ, वो बेवकूफ जो ढंग से पैसा भी नहीं कमा सकता। तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें बताया नहीं क्या? होमरूम टीचर्स की परफॉर्मेंस देखने के बाद कह रहे थे, बिल्कुल सही, ऐसे ही सब कुछ हुआ था मैडम, आप समझ रही है ना? हाँ, पर फिर भी इस लड़की को ऐसा थोड़ी ना हक है कि किसी को भी रुलाती फिरे। अकाने बोलती है, बहुत हो गया तुम लोगों का तमाशा, इतने वक्त से बेचारे बने फिर रहे हो तुम लोग। पापा ने आकर बीच में उसका मुंह बंद कर लिया था, जहाँ उनका कहना था, बंद करो बुढ़ी अम्मा। और पापा क्यों? खैर, मुझे आप सभी माफ करेगा, मेरी बेटी काफी ज्यादा तमाशा खड़ी कर देती है ना। पापा बन इन जैसों के इन जैसों क्या? नहीं, कुछ नहीं। अकाने, कुछ भी हो, लेकिन इस जैसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल मत करो। बच्चे की माँ कह रही थी, वाकई आप तो काफी समझदार पापा हो, लेकिन आपकी बेटी। रहने दीजिए, मैं टीचर से सब कुछ सुन चुका हूँ, पर हाँ, आपका बेटा भी कुछ ज्यादा ही बरबोला है। छोड़िए इन सब बातों को, हमें एक अच्छा पेरेंट बन के दिखाना है अपने बच्चों के लिए, ताकि शर्मिंदा ना हो कभी भी। उन्हें प्यारी से धमकी देने के साथ ही वो अकाने को लेकर यहाँ से चले गए थे। पार्क में बैठे दोनों बाप बेटी एक पॉप्स दिखा रहे थे, जहाँ पर अकाने कहती है, मुझे माफ करना, ये सारी मेरी गलती है। मैंने तो बस आवाज उठाई थी ताकि उसे बता सकूं आप कितने ज्यादा काबिल हो, लेकिन मैंने तो आपको नाराज कर दिया। तो यह उसके सिर पर प्यार से हाथ रखने के संग ही कह रहा था, नादान बच्ची बस 10 साल की हो, फिर भी मेरी चिंता करती है। चलो हम बाजार से कुछ सामान खरीद के घर चलते हैं। शॉपिंग करते दौरान टोया अकाने को बता रहा था, रैंको के अंदर 3 लेवल्स आते हैं, नीचे से शुरू कर ज़ेंजा, फुटुमे और सचिन। उसके पापा टोया अभी फुटुशिमा के लेवल पर है और आज के दिन की हुई थोड़ी सी कमाई के ऊपर पर भारी पट्टा रखकर खर्च कर देता है। घर जाते हुए टोया अपनी बेटी को समझा रहा था, तुम्हारे पापा जल्द ही प्रमोशनल एग्जाम देने के साथ ही सचिन बनकर काफी सारे पैसे कमाएंगे। घर पे खाना बना रहे हुए वो अपनी बेटी से कह रहे थे, जिस दिन ऐसा होगा तब मुझे कोई भी नीचे नहीं देखेगा और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस तब तक इंतजार करो। खाना वाना बनाकर वो अपने कमरे में प्रैक्टिस के लिए चले गए थे और अकाने से कह रहे थे, कोई भी बदमाशी मत करना। अपनी बेटी के सामने खुशमिजाज दिखने वाला टोरू अपने कमरे में आते ही डर के गहरे सागर में डूब जाता है, क्योंकि उसे नाकामी का भी डर लग रहा था, पर फिर भी मन में उम्मीद थी, क्योंकि उसकी बेटी हमेशा उसे कमरे के बाहर बैठकर देखती थी। अकाने ने अपना क्वेश्चन लगा लिया था, जहाँ पर टोरू भी खुशी के संग अपनी प्रैक्टिस के लिए बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद हम अकाने की माँ को देखते हैं, जो कि घर आने के साथ ही अपनी बेटी को देखती है, जो कि अपने पापा की नकल कर रही थी, पर उसकी ओर जरा सा भी ध्यान नहीं देती। अकाने बता रही थी, उसके पापा भले ही इस कमरे में अकेले ही क्यों ना बैठे हो, लेकिन वो 3 अलग उम्र के लोगों की आवाज के साथ उनके इमोशंस को जिस तरह से एक्सप्रेस कर रहे थे, वो वाकई लाजवाब है। बिना किसी तरह की गड़बड़ किए उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी, जहाँ पर अकाने भी उनकी नकल कर रही थी। रिहर्सल के बाद दिन भर की थोड़ी हल्की फुल्की बातचीत करते हुए पूरा परिवार खाना खाने बैठा था, जहाँ पर
अकाने बर्तन धोने में अपनी माँ का हाथ बताने के संग ही सोने के लिए चली गई थी, जहाँ पर तोरू अभी भी डाइनिंग टेबल पर सोया हुआ था। अकाने की माँ उसे उठाने के साथ ही कह रही थी, तुम ऐसा सुस्ताना बंद करो, अगर रिहर्सल करनी है तो जाओ रिहर्सल करो, नहीं तो सो जाओ। और हाँ, क्या तुमने अकाने का वो ऐसे पढ़ा? तोरू को तब जाके एहसास होता है मेरी बेटी ने मेरे बारे में एक ऐसे भी तो लिखा है। उसके कमरे में जाकर वो ऐसे पढ़ने के बाद तोरू अपनी प्रैक्टिस में बैठ चुका था। अगले दिन सभी अराकावा स्कूल के अंदर प्रमोशनल एग्जाम के लिए इकट्ठा हुए थे, जहाँ पर अकाने अपने पापा का पोस्टर देखकर कह रहे थे ये काफी ज्यादा जवान लग रहे हैं ना। वहाँ पर तोरू के मास्टर सिगुमा थे, जो कि कह रहे थे तुम काफी ज्यादा जोश में लग रही हो छोटी चोरिया। जिन्हें देखने के संग ही मसाकी कह रही थी आपका शुक्रिया मेरे पति का ध्यान रखने के लिए। उनका कहना था मैंने इतना कुछ खास किया नहीं है, पर सही में वक्त काफी जल्दी बीत जाता है। अकाने को इनकी बातचीत में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और वो कह दिया मास्टर मेरे पापा कहाँ पर है? बच्ची तुम भी ना, वैसे मेरी मानो तो उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। वेटिंग रूम में बैठा टोरू अपने फ्लायर को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ना सिर्फ उसी के नसीब में था जो कि सही में जजेस के द्वारा एक्नॉलेज होगा। पर उसके लिए ये परेशानी की बात नहीं थी, क्योंकि अब की बार के जज उसके मास्टर की भी सीनियर है, इसो अराकावा, एक जाने माने राकुगो, जिनकी मौजूदगी तोरू को काफी ज्यादा डरा रही थी। वो खुद की भावनाओं को काबू में करने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि यही इकलौता रास्ता बचा है उसके लिए। प्रमोशनल एग्जाम के शुरू होने के अनाउंसमेंट के साथ ही उनके पहले परफॉर्मर थे सेंटा अराकावा, यानी कि टोरू। डर के गोट को पीकर आंखों के सामने हिम्मत की पट्टी बांधते हुए टोरू सभी के सामने कथावाचक करने बैठ जाता है। माहौल का तनाव उसके दिल को और भी ज्यादा बेचैन कर रहा था, जहां उसका गला भी सूख चुका था और वो अच्छे से जानता है उसके सामने बैठा ये सभी लोग उसके जिंदगी के लिए कितने ज्यादा मायने रखते हैं। हिम्मत के गोल के साथ वो अपने शब्दों की शुरुआत करता है, मैं सेंटा अराटा, आपका सबसे पहला परफॉर्मर। आप सभी के वोट ही तो मेरी जिंदगी को मायने देते हैं, लेकिन मैं पॉलिटिशियन की तरह क्यों बोल रहा हूँ? अरे मैं तो एक राकुगो परफॉर्मर हूँ ना। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा तो उसके ठीक माथे के ऊपर बैठी थी, जिसे देखने के संग ही वो तेजी के जरिए कई सारी अनाप चीजें बकने लग जाता है, जिस कारण उसके मास्टर को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, ये सब कुछ सही नहीं जा रहा। लोगों के बीच बैठी अकाने की हिचकी ने उसके दिल तक आवाज पहुंचाती थी। अकाने उसकी नकल कर रही है, ये बहान मसाकी नहीं उसे बताई थी। उसका कहना था मैं इतनी ज्यादा माहिर तो नहीं, लेकिन मुझे देख के लग रहा है अकाने तुमसे भी बेहतरीन परफॉर्म करती है, शायद से उसमें बचपन से ये टैलेंट है। क्या भाई तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो क्या? नहीं बेवकूफ, मेरे कहने का मतलब है तुम जल्दी सुचेन बन जाओ। क्या ये तुम्हें इतना आसान लग रहा है? पर तुम्हें करना होगा अकाने के भले के लिए। वो तुम्हें अपना सब कुछ मानती है और तुम्हारे बारे में यहाँ वहाँ बकबक करती रहती है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे सामने चाहे कितना ही सुस्ता लो, लेकिन अकाने के सामने तुम्हें उसका रोल मॉडल बनना होगा। मौसम थोड़ा अजीब सा नहीं हो गया, लेकिन यही मौसम तो मजेदार होता है सोचो पीने के लिए ना। तुम एक के बाद एक करके पीटे जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम इसमें मदहोश हो जाओगे। जैसा कि कहा जाता है जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं। उठे आप कितना सोओगे? अरे क्या भाई शांत सोने तो दो। उसने तुरंत ही कहानी को शुरू कर दिया था, जिस पर ऑडियंस में बैठा एक आदमी, काबिल व्यापारी होने के बावजूद नशे का आदी एक मछुआरा, अपनी बीवी के साथ उधार के पैसे पे जिंदगी जीता था। लेकिन एक दिन बीच से गुजरते वक्त उसे पैसों से भरा एक बटवा मिला, जिसके बाद वो और ज्यादा ऐशो आराम से जिंदगी जीने लगा। लेकिन उसके अगले ही दिन वो नशेड़ी मछुआरा सब कुछ भूल गया था। उसकी बीवी ने बताया तुम्हें कभी कोई बंटवारा मिला ही नहीं। सच और झूठ की इस परिभाषा में वो खुद को काफी ज्यादा खो चुका था, लेकिन तब जाकर उसे अपने नशेड़ी होने का काफी ज्यादा पछतावा होता है। पर अपनी बीवी के झूठ के बदौलत ही वो मछुआरा अपना व्यापारी होने का सम्मान वापस हासिल कर पाता है। पूरी कहानी ये थी, लेकिन उस आदमी को खटक रहा था आखिरकार इसने बीच वाला वो सीन हटा क्यों दिया। वैसे वो सीन इतना भी कुछ ज्यादा खास नहीं था, उसके बिना भी कहानी काफी ज्यादा खूबसूरती के साथ बताई जा सकती है, लेकिन वो बस एक कलाकार के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बगल में बैठा आदमी कह रहा था ये मोटा कितना ना समझ है, जो ये किसी नान के कारण कितना ज्यादा परेशान है। असल मायनों में इस आदमी ने जानबूझकर उस सीन को छोड़ दिया, क्योंकि वो किरदारों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहता था। मास्टर सिगुमा भी अपने शिष्य की इस खूबी के बारे में जानते थे, जहां उनका कहना था तुरंत अपनी असल कला दिखाना शुरू किया है। लेकिन एक बात ने उसे खुद भी अचंभित करके रख गया था, क्योंकि टोरू उसकी वाइफ की ही एक्टिंग कर रहा था, जिसे अकाने काफी आसानी से पहचान जाती है। अपने मन ही मन में टोरू अपनी जिंदगी को वापस से दोहरा रहा था, जब उसने पहली बार राकुगो के लिए अपने मास्टर का हाथ पकड़ा था। तब से लेकर अब तक वो ना के बराबर ही पैसे कमा रहा था, लेकिन उसकी बीवी ने प्रेगनेंसी में होने के बावजूद भी एक बार भी उससे नहीं कहा तुम ये छोड़ दो। उसने अपना पूरा भरोसा मेरे पर छोड़ दिया ताकि मैं सुचेन बन सकूं। साथ ही मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली अकाने, जो हर बार मेरी तारीफें ही करती रहती है।
मेरे पापा काफी कमाल के सुचिन बनेंगे और मेरा सपना है वो जरूर से सुचिन बने। आज इस मंच पर मेरा एक सुचिन के रूप में जन्म होने जा रहा है। ये नशे का प्याला पीना ही मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती थी, जिसके आखिरी डायलॉग के साथ ही हर कोई अपना दिल खोलकर हंस रहा था, जिस पे मास्टर को काफी ज्यादा उम्मीदें थी। सभी की परफॉर्मेंस होने के बाद इस ओराकावा को रिजल्ट्स अनाउंस करने के लिए बुलाया जाता है, जहां पर वो सभी से कह रहे थे। युवाओं की इस कथावाचकता को देखकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई है, जहां मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करने वाला हूं और सीधे रिजल्ट ही सुना रहा हूं। आज के दिन परफॉर्म करने वाले हर किसी को मैं यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ और मुझे माफ करेगा, आपको ऐसी बेकार परफॉर्मेंस देखनी पड़ी। अनाउंसर उसे कहता है, प्लीज आप ऐसे मजाक मत करिए, लेकिन वो माइक पकड़कर कह रहा था, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इस अनाउंसमेंट के साथ ही अकाने और मसाकी काफी ज्यादा बेचैन हो चुके थे, जहाँ मसाकी को टोरू की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। दूसरी ओर अकेले में मास्टर सिगुमा इस ओर से सवाल करते हैं, आखिरकार आप मेरे डिसाइपल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी ही गलती है जो ऐसे वाहियात को अपना शिष्य बना लिया। उस जैसी परफॉर्मेंस को नाम देना भी बदतमीजी होगी। कुछ दिन बाद उन 4 कलाकारों को राकुगो की दुनिया से बाहर निकाल दिया गया बिना किसी साफ वजह के, जिसका सदमा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसी के साथ सेंटा अराता इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गए। हालांकि ये सब कुछ अब तक खत्म नहीं हुआ था। उस दिन से एक नई कहानी लिखने की शुरुआत हो चुकी थी, मेरी अकाने बनासी।